नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन कर रहे थे। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.2 को समाप्त करने वाले हैं। तो इस क्लास के साथ आपको एंड तक बने रहना है और वीडियोज़ को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जो दोस्त वगैरह हैं उन तक भी ये क्लास पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और आप अगर हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है और क्लास के साथ में आपको रेगुलर बने रहना है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 5.2। सवाल नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हमें सवाल नंबर 12 से स्टार्ट करना है। बड़े ही सिंपल सवाल है, केवल आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा बहुत आप एकाग्र होकर ध्यान रखकर पढ़ाई करते हैं तो आप ये सारे सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो आपके 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसके जो सारे सवाल है बहुत ही सिंपल है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पर आधारित है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। लेकिन जब ये सवाल करते हैं तो आपको ये सवाल करने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है और ये बड़े ही मज़ेदार सवाल है। इनको आसानी से हल भी किया जा सकता है और यहाँ से अच्छे खासे नंबर भी हमें प्राप्त होते हैं। इसका सवाल नंबर जो 12 है हमारे पास, उसके अंदर कहा गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। कि अपने पास दो समांतर श्रेणी है, उनका सार्वंतर बराबर है। सार्वंतर बराबर बोला है, लेकिन ये नहीं कहा कि इनका पहला पद बराबर है, केवल सार्वंतर की बात कही गई है। अगर पहला पद भी बराबर होता, सार्वंतर भी बराबर होता, तब तो दोनों श्रेणियां ही बराबर हो जाती, समांतर श्रेणियां दोनों कैसे हो जाती, बराबर। लेकिन यहाँ पर प्रथम पद के बारे में बिल्कुल नहीं बोला है, लेकिन ये कहा गया है कि इनका जो सार्वंतर है वो बराबर है। मतलब एक समान मान ही इनके अंदर जुड़ रहा है या फिर एक समान मान ही इनके अंदर घट रहा है। अब ए का मान कुछ भी हो सकता है, उससे अपने कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, हमें केवल सार्वंतर का ध्यान रखना है कि जिसको हमें समान रखना है। इसके अंदर कहा गया है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। कि अगर हम दोनों समांतर श्रेणियां लें और पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालें, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालें और दोनों के बीच का अंतर देखें तो वो कितना आता है, 100 आता है। कितना आता है, 100। वैसे ही हमें इनके 1000वें पदों का अंतर भी ज्ञात करना है, ये हमें सवाल में पूछा गया है। अब दो समांतर श्रेणियां हैं तो पहले हम दोनों समांतर श्रेणी लिखते हैं। तो लिखेंगे माना पहली समांतर श्रेणी माना पहली एपी। तो पहली समांतर श्रेणी है वो हमने लिखा है A1 A2 A3 और ये लास्ट में जाकर खत्म कहाँ पर होगी, AN। अंतिम पद है जिसको हम क्या बोलते हैं, AN। तो माना पहली एपी है अपने पास A1 A2 A3 और AN। इसका अगर मैं 100वां पद लिखूं, इसका अगर मैं 100वां पद लिखूं तो उसको हम क्या लिखेंगे, A + 99D। जो 100वां पद होगा उसको हम क्या लिखेंगे, A + 99D। क्योंकि A1 और A तो आपस में बराबर ही होते हैं, तो हमने इसको क्या लिखा, A लिखा। ये हो गया अपने पास। आप इसे समीकरण 1 का नाम ना दे तो भी चलेगा। अब दूसरी एपी, अब ये स्मॉल मानी थी तो इसको कैपिटल मान लेते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बराबर ही क्या है, A। यहाँ पर हम इसका 100वां पद लिखते हैं A100। वो अपने पास हो जाएगा A + 99D। यहाँ पर भी हमने D लिखा है, यहाँ पर भी D लिखा है। यहाँ पर A स्मॉल है, यहाँ पर A कैपिटल है। मतलब ये बता रहा है कि समांतर श्रेणी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन D दोनों के लिए हमने एक जैसा लिखा है। यहाँ पर भी स्मॉल था, यहाँ पर भी स्मॉल था। क्यों? क्योंकि श्रेणी के अंदर कहा गया है कि सार्वंतर क्या है, समान है। इसलिए हमने यहाँ पर भी स्मॉल d लिखा है, यहाँ पर भी स्मॉल d लिखा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमने जो A1 लिखा है इसको A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 100वां पद लिखा, यहाँ पर भी 100वां पद लिखा। कहा गया है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। मतलब इसके अंदर से ये घटाए या इसके अंदर से ये घटाए। अगर इसको मैं बड़ी कहता हूँ और इसको छोटी कहता हूँ तो इसके अंदर से ये घटा सकते हैं, और इसको बड़ा कहे इसको छोटा कहे
तो इसके अंदर से ये घटाए तो कितना आता है 100। ये कैपिटल वाला है, इसको बड़ा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि A100 माइनस A100 बराबर 100, ये हमें दिया गया है। ये हमको सवाल में दिया गया है कि A100 माइनस A100 मतलब कैपिटल में से स्मॉल वाला घटा दिया, इसके अंदर से ये घटाया तो 100वें पदों का अंतर कितना आ गया 100। अब इसका 100वां पद है तो इसको हम क्या लिखते हैं A प्लस 99D, और इसका 100वां पद क्या है इसको हम क्या लिखते हैं A प्लस 99D बराबर कितना है 100। मतलब कहा था 100वें पदों का अंतर है 100, तो 100वें पदों का अंतर लिखा और बराबर में कितना लिख दिया 100। इस AP का 100वां पद तो यही होगा और इस AP का 100वां पद ये होगा। इनका अंतर है मतलब इनको घटाना है, इसको बड़ा माना है, इसको छोटा माना है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो A100 इज ग्रेटर देन A100, कि जो कैपिटल वाला है वो बड़ा है स्मॉल वाले से, तो बड़े में से छोटा घटाया 100 का अंतर आ गया। तो A प्लस 99D माइनस के अंदर तो माइनस, और A100 को क्या लिखते हैं A प्लस 99D और बराबर में कितना आ गया 100। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने प्लस A प्लस 99D माइनस, ये अंदर वाले चिन्ह है दोनों माइनस के हो जाएंगे। A प्लस का था माइनस का, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी माइनस, और बराबर में 100। 99D माइनस 99D प्लस कैंसिल हो गया, अपने पास केवल क्या बचा A माइनस A बराबर 100। इसको हमने बोला समीकरण A कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर कितना आता है 100। क्योंकि सार्वंतर बराबर है तो अगर हम जो कैपिटल वाली AP है इसका जो प्रथम पद है इसके अंदर से जो स्मॉल वाली AP है इसका प्रथम पद घटा दें तो अपने पास कितना आता है 100। ये हमें यहाँ से पता चला जब कहा गया है कि अंतर कितना है 100। जब 100 के अंतर की बात कही है तो वहाँ से ये पता चला कि जो बड़ी वाली AP है उसके प्रथम पद में से छोटी वाली AP का प्रथम पद घटाए तो अपने पास कितना आता है 100। अब कहा इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर बोला है, मतलब अगर मैं छोटे वाले A वाली जो AP है उसका 1000वां पद निकालो तो वो कितना आएगा A प्लस 999D, और इस कैपिटल वाले का अगर 1000वां पद निकालें तो वो अपने पास कितना आएगा A प्लस 999D। हमें क्या करना है कि इनके 1000वें पदों का अंतर लिखना है। अब दोनों के अंदर से बड़ा तो यही होगा, अगर इसका 100वां पद बड़ा है तो फिर 1000वां पद भी तो बड़ा ही होगा। तो क्या करना है इसके अंदर से ये वाला घटाना है, मतलब A1000 माइनस स्मॉल a 1000 ये घटाना है। देखना इसका 1000वां पद तो इसको हम क्या लिखते हैं A प्लस 999D, उसके अंदर से ये वाला हमें घटाना है माइनस A प्लस 999D, तो A1000 माइनस स्मॉल a 1000 बराबर, ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। A प्लस 999D माइनस अंदर गया तो ये A माइनस का, और ये 999D ये भी माइनस के, माइनस प्लस कैंसल, 999D प्लस का था 999D माइनस का था, तो यहाँ से अपने पास कितना आया A1000 माइनस A1000 बराबर कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू हमने कितने निकाली है 100। तो समीकरण 1 से ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से कि इनके जो 1000वें पदों का अंतर है वो कितना आया 100। 1000वें पदों का अंतर कितना आ जाएगा 100। ये अपने पास जो AP थी दो जिनके सार्वंतर बराबर थे और 100वें पदों का अंतर 100 था, तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया 100। करने का तरीका ये है कि पहले हमने दो AP एज्यूम कर ली, एक स्मॉल वाली और एक कैपिटल वाली। स्मॉल वाली जो
AP थी, उसका 100वां पद लिखा हमने A + 99D। देखना A की वैल्यू अलग होगी कि लेकिन D की वैल्यू कैसी होगी दोनों के लिए बराबर, कि D1 और D2 आपस में बराबर होंगी। अगर इसके लिए सारवंतर D1 लिखे, इसके लिए सारवंतर D2 लिखे, तो D1 और D2 आपस में क्या होंगे बराबर, और उसको हम D बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हमने D लिखा है, यहाँ पर भी D लिखा है। क्यों? क्योंकि कहा गया था कि सारवंतर बराबर है, तो इधर भी D है, इधर भी D है। इसका प्रथम पद स्मॉल a है, इसका प्रथम पद कैपिटल A है। इसका 100वां पद लिख लिया, इसका 100वां पद लिख दिया। हमने कहा ये बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 100। तो 100वें पद घटाएं कैपिटल में से स्मॉल वाला, तो अपने पास 99D कैंसल, अपने पास कितना आया A - A, कैपिटल A - स्मॉल a बराबर 100। फिर हमने कहा इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना था, तो 1000वां पद लिख दिया स्मॉल वाले का और कैपिटल वाले का, और कैपिटल वाले के 1000वें पद में से स्मॉल वाले का 1000वां पद घटा दिया। तो अपने पास लास्ट में जाकर कितना बचा, कैपिटल A - स्मॉल a, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 100। मतलब इनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा 100। बड़ा शानदार सवाल है, आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ पर होता है उनका। उसके बाद में हमें वो संख्याएं लिखनी है इसके अंदर से जिसमें 7 का भाग जाता है। केवल 3 अंकों वाली संख्याएं नहीं पूछी है, कहा है 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसके अंदर 7 का भाग जाता है। तो 3 अंकों वाली अगर संख्या की बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होती है 100 से, फिर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और लास्ट में जाकर खत्म कहाँ पर होती है 999 पर। मतलब 100 से स्टार्ट होगी 999 पर खत्म होगी। ये तो वो संख्या है जो 3 अंकों वाली है। हमें इसमें से वो संख्याएं चुननी है जिसके अंदर 7 का भाग जाता है। स्टार्ट करते हैं 100 से। क्या 100 के अंदर 7 का भाग जाता है? नहीं जाता। 101 के अंदर नहीं जाता, 102 के अंदर नहीं जाता, 103 के अंदर नहीं जाता, 104 के अंदर नहीं जाता, 105 के अंदर जाता है। मतलब 3 अंकों वाली वह सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर 7 का भाग जाता है, तो वो संख्या अपने होती है 105। तो यहां पर लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं। और इन संख्याओं की हम क्या लिखते हैं AP लिख रहे हैं। उन संख्याओं की क्या लिख रहे हैं AP, जिसके अंदर पहली संख्या आ रही है 105। अब 105 पहली संख्या है जिसके अंदर 7 का भाग जाता है। तो 106 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा 12 में, क्योंकि 7 का अब गैप आता रहेगा। तो अगली संख्या जो होगी वो क्या होगी 112, फिर 119। श्रेणी ऐसे ही चलती रहेगी और लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं तो खत्म होगी। अब 3 अंकों वाली सबसे लास्ट संख्या है 999, लेकिन 999 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता। 998 नहीं जाता, 997 नहीं जाता, 996 नहीं जाता, 995 नहीं जाता, 994। चेक करते हैं। आप बार बार ये सवाल हल करेंगे तो अब आपको इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को स्वतः पता चल जाएगा कि 3 अंकों वाली कौन सी संख्या है सबसे बड़ी जिसके अंदर 7 का भाग जाता है। तो बार बार आप इन सभी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार के लिए 999, 98, 97, 96, 95 ये चेक कर सकते हैं, उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा। 7 का अगर भाग देते हैं तो आएगा 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। मतलब 3 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या है जिसके अंदर 7 का भाग जाता है वो आती है अपने 994। कौन सी आती है 994, लास्ट में जाकर 994। अब 994 के बाद में जो संख्या आएगी वो आएगी अपने पास 1001, जो कि 4 अंकों की हो जाएगी। हमें केवल 3 अंकों की चाहिए। तो 3 अंकों वाली वे संख्या है जो 7 से विभाज्य है, वो 105, 112, 119 और लास्ट में जाकर कहाँ पर खत्म होगी 994। हमें संख्याएं पता करनी है कि कितनी है, हमें पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं
मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है n की, ये टोटल संख्याएं होगी तो होगी कितनी। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू लिखें तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 105। अगर आप यहाँ से d की वैल्यू लिखेंगे तो d बराबर आ जाएगा a2 माइनस a1, 112 माइनस 105। अब 7 से विभाज्य थी तो अंतर 7 ही आएगा, तो a बराबर 105, d बराबर 7, और ये अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम बोलते हैं an। कितना दिया हुआ है 994। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, an की वैल्यू पता है, n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। an वाला फॉर्मूला ही लगाना है। an बराबर क्या हो जाएगा अपने पास a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह कितना पुट करना है 994, a की जगह 105, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू 7। पहले प्लस का 105 है उसको उधर भेजे तो 994 माइनस 105 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 7। 994 में से 105 घटाना है तो ये अपने पास आ जाएगा 889 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो अपने पास हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7। अब 889 के अंदर 7 का भाग देना है। 889 में अगर 7 का भाग दें तो 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49। मतलब जो n माइनस 1 है वो कितना आ जाएगा 127। मतलब 889 के अंदर 7 का भाग दिया तो अपने पास वैल्यू कितनी आई 127। अब माइनस का 1 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 127 प्लस 1, n मतलब 128। मतलब 3 अंकों वाली 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। समझ में आया? तो यहाँ से n बराबर अपने कितना आ गया 128। ये अपने पास 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याएं होगी। कितनी संख्या है 128। आप लास्ट में ये लाइन लिख सकते हैं 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या है बराबर 128। एग्जाम्पल के अंदर हमने इस प्रकार के बहुत सवाल किए थे। अगला सवाल है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। अब गुणज की बात कहे या विभाज्य की बात कहे एक ही बात। जैसे 25 है तो 5 का गुणज है और 5 से विभाज्य है, मतलब 25 के अंदर 5 का गुणा भी हुआ है और 5 का भाग भी जाता है। तो जब किसी संख्या के अंदर किसी का गुणा होता है तो उसी संख्या का उसमें भाग भी जाता है। जैसे 16 है वो 4 का गुणज है और 4 से विभाज्य है। तो जब भी गुणज की बात कहे तो उसको विभाज्य से ही अर्थ लेना है। कहा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अब 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज मतलब 4 से विभाज्य। तो यहां से अगर इसकी हम एपी बनाए तो पहला पद 10, अब 10 के अंदर तो 4 का भाग जाता नहीं, फिर 11 उसके अंदर भी 4 का भाग नहीं जाता, फिर 12, अब 12 के अंदर 4 का भाग जाता है। मतलब पहली संख्या जो 10 और 250 के बीच में आएगी और 4 का भाग जाएगा वो है 12। उसके बाद में 13, 14, 15, 16, अगली संख्या होगी वो कौन सी होगी 16। 16 जिसके अंदर 4 का भाग जाएगा। उसके बाद में होगी 20 और इस प्रकार से ये श्रेणी आगे की ओर चलती रहेगी। अब कहा है 250 के बीच में, कहाँ से स्टार्ट करना है 10 और 250 के बीच में। अब इनके बीच की बात कहिए मतलब 250 को तो शामिल करना है नहीं। अब 249 भाग नहीं जाता, 248 की अगर बात करें 4 से डिवाइड करें 6, 2, 62 बार भाग जाता है। मतलब जो सबसे लास्ट में संख्या आएगी वो कितनी आएगी 248। 12 स्टार्टिंग वाली संख्या है जो 10 और 250 के बीच में आती है और 4 का भाग जाता है, और 248 लास्ट संख्या होगी जो 10 और 250 के बीच में आती है और 4 का भाग जाता है। 250 के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाता है। हमें इनके बीच की लेनी थी तो 250 से तो वैसे भी अपने कोई लेना देना नहीं है। लास्ट वाली संख्या अपने कितनी आ जाएगी 248। अब यहाँ पर भी बोला है कितने,
मतलब यहाँ पर भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। यहाँ से अगर हम a का मान लिखना चाहे तो a का मान कितना आ जाएगा, 12। यहाँ से अगर सारवंतर लिखे कि a2 माइनस a1 तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12, तो d बराबर आ जाएगा 4। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, और an कितना है अपने पास, 248। तो an वाला फॉर्मूला लगा दो इजीली, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। an वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस एन माइनस 1 डी। an की जगह कितना पुट करना है, 248, a की जगह 12 n माइनस 1, और d की जगह कितना पुट करना है, 4। प्लस का 12 है, उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। 248 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 236 n माइनस 1 गुणा में 4। अब 4 का गुणा हो रहा है, उधर भेजेंगे तो भाग में, ये होगा 236 बटे में 4 बराबर n माइनस 1। अगर 4 का भाग दें तो अपने पास आता है 59। 236 में जैसे ही 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 3 बच जाएगा, 4 नाम 36, मतलब कितनी बार भाग जाएगा, 59 बार, और बराबर में कितना है, n माइनस 1। माइनस का 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60, यानी n की वैल्यू आ गई अपने पास 60। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 60। लिख सकते हैं 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। 60 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज हो जाएंगे, 60। 10 और 250 के बीच में अपने 4 के जो गुणज आएंगे वो टोटल कितने आएंगे, 60। मतलब 60 ऐसी संख्या होगी 10 और 250 के बीच में जिसमें 4 का भाग जाएगा। तो पहले तो हमें इसकी एपी बना लेनी है। तो एपी स्टार्ट होगी 12, 16, 20 और लास्ट में जाकर खत्म कहाँ पर होगी, 248, क्योंकि पहली संख्या जो इनके बीच में आती है और 4 का भाग जाता है वो 12 है, और लास्ट वाली संख्या कितनी है, 248। 12 के बाद में अगली संख्या आती है 16, इसका मतलब सबके बीच में 4-4 का गैप होगा, यानी डी की वैल्यू 4 आ जाएगी, ए की वैल्यू 12 आ जाएगी, और लास्ट वाली संख्या रहेगी 248, मतलब ए एन बराबर 248। 3 वैल्यू पता है, चौथी वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेट करेंगे तो इजीली अपने पास एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आई, 60, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 60। अगला सवाल है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर है। क्या है, अपने पास दो समांतर श्रेणी है और उनके जो एनवे पद है वो हमें क्या है, बराबर है। दो समांतर श्रेणियां दी गई है, एक है अपने पास 63, 65, 67 और खत्म नहीं हो रही, आगे की चल रही है, अनिश्चित है, और एक है 3, 10, 17। क्या इसके एनवे पद बराबर होंगे, इसके एनवे पद बराबर होंगे, तो हमें वो एन का मान निकालना है। ये श्रेणी आगे की ओर चलती रहेगी, इसके अंदर कोई ऐसा पद होगा जो बराबर होगा, जो पहली वाली समांतर श्रेणी में भी आएगा, दूसरी वाली समांतर श्रेणी में भी आएगा, लेकिन वो कौन से नंबर पर आएगा वो हमें पता करना है। तो वो एन की हमें वैल्यू बतानी है जिसके लिए दोनों समांतर श्रेणियों के जो एनवे पद हैं वो बराबर होंगे। तो हमें इन दोनों का एनवा पद निकालना पड़ेगा। अपने पास पहली समांतर श्रेणी है, जो पहली एपी है वो क्या है, 63, 65, 67, और ये आगे की ओर चलती जा रही है। तो इसके लिए ए की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, 63, और डी की अगर वैल्यू लिखनी है तो वो अपने पास हो जाएगी A2 माइनस A1, तो डी बराबर हो जाएगा अपने पास 65 माइनस 63, तो ये हो गया अपने पास 2, कि ए की वैल्यू 63 है, डी की वैल्यू 2 है। इसका हमें एनवा पद लिखना है, इसका हमें कौन सा पद लिखना है, एनवा पद। तो एनवे पद को हम क्या लिखते हैं, ए एन, तो वो हो जाएगा अपने पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये इस श्रेणी का एनवा पद है।
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 63 लिख दी। एन की वैल्यू अपने को पता नहीं है -1 और डी की वैल्यू कितनी है 2। अगर इसको अंदर भेजे 2 को अंदर भेजे तो अपने पास कितना हो जाएगा 2 गुणा एन 2n माइनस 2 गुणा 1 2 तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 63 प्लस का 2 माइनस का तो घट के कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। ये इस श्रेणी का nवा पद है। ये श्रेणी का कौन सा पद है nवा। इसका मान कितना आया 61 प्लस 2n। अब दूसरी श्रेणी है अपने पास, माफ कीजिएगा श्रेणी नहीं है समांतर श्रेणी। दूसरी एपी है अपने पास 3 10 17 और ये श्रेणी आगे की ओर चलती जा रही है। इसके लिए अगर ए की वैल्यू लिखे तो कितनी आ जाएगी 3, डी की वैल्यू लिखें तो 17 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो डी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 3 है। इसका अगर मैं एनवा पद लिखूं तो कहा गया है कि इनके एनवे पद बराबर है, तो इसका एनवा पद मैंने ए एन ऐसे लिखा है तो इसका एनवा पद भी ए एन इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इस ऐसा नहीं कि इसको कैपिटल कर दे, ये बराबर है मतलब ये जो ए एन का मान आया है वो का वो मान किसका आएगा इसका आएगा। तो इसको भी हम ए एन के रूप में ही लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 7। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 7 को अंदर भेजें तो हो जाएगा 7n माइनस 7। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 7 तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 7 है, क्योंकि दोनों में से बड़ा माइनस का था तो माइनस का निशान और 7 में से 3 गया तो 4। यह हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि समीकरण 1 भी ए एन है समीकरण 2 भी ए एन है, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से इन दोनों समीकरणों को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि ये इसका एनवा पद है और ये इसका एनवा पद है और कहा गया है कि दोनों श्रेणियों के एनवे पद बराबर है। तो दोनों के एनवे पद निकाल दिए, अब दोनों को बराबर करना है। मतलब 61 प्लस 2n और -4 प्लस 7n ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, यानी 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n। क्या करें -4 को उधर भेजे तो प्लस का हो जाएगा और 2n को इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 61 प्लस 4 और 7n माइनस 2n। 61 और 4 65 और ये हो गया 5। तो यहाँ से n का मान निकाले तो कितना आ जाएगा अपने पास 5n बराबर 65। n बराबर हो जाएगा 65/5। n बराबर आ गया अपने पास 13। मतलब इन दोनों समांतर श्रेणियों के जो 13वें पद होंगे, इन दोनों समांतर श्रेणियों के जो 13वें पद होंगे वो आपस में क्या होंगे बराबर। कि ऐसा ही अगर ये 63 65 67 आगे की ओर चलती रहेगी तो इसका जो 13वां पद आएगा वो का वो 13वां पद किसका होगा, ये 3 10 और 17 वाली एपी का। मतलब दोनों एपी के लिए जो 13वें पद होंगे वो एक ही प्रकार का मान देंगे, तो हम कहेंगे दोनों एपी के 13वें पद समान होंगे। दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। तो क्या करना है अपने पास, दोनों एपी दी गई थी, वहां से ए और डी की वैल्यू लिख दी और दोनों के एनवे पद निकाल देने हैं। एनवे पद निकालने का फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो दोनों एपी का एनवा पद निकाल दिया और कहा था सवाल के अंदर कि इनके एनवे पद बराबर होंगे, तो हमने कहा कि इनके एनवे पद निकाल दो और दोनों को बराबर कर दो। तो इसका भी एनवा पद निकाल दिया, इसका भी एनवा पद निकाल दिया और दोनों को आपस में क्या कर दिया बराबर रख दिया। तो वहां से अपने पास एन की वैल्यू कितनी आई 13। तो हम कह सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों के जो 13वें पद होंगे वो आपस में क्या होंगे बराबर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है
और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कि तीसरा पद तो हमें दिया है कि 16 है और इसका जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब पांचवें पद में 12 जोड़ेंगे तो अपने पास कौन सा पद आएगा? सातवां। ठीक है, एपी ज्ञात करनी है। अब एपी ज्ञात करनी है तो उसके लिए ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, और ए और डी निकालना है तो अपने पास दो इक्वेशन बननी चाहिए, और दो इक्वेशन बनने के लिए अपने पास दो पद होने चाहिए। तो एक तो तीसरा पद दिया है 16 और एक सातवें पद के बारे में कहा गया है कि वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो एक कंडीशन अपने पास यहां से बन जाएगी। तीसरा पद कितना दिया है? 16। तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 2d। ये अपने पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कहा है कि इसका जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब जो सातवां पद है क्या उसको हम पांचवें पद के बराबर लिख सकते हैं? कहा गया सातवां पद बड़ा है तो वजन फिलहाल इधर ज़्यादा है, बराबर करना है तो वजन इधर रखना पड़ेगा। और कितना सवाल के अंदर कहा गया? 12 अधिक है, तो यहाँ पर हम कितना जोड़ दें? 12। अब सातवां पद है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d। और पांचवा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल। अपने पास कितना बचा? 6d माइनस 4d बराबर 12। अब 6d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा? 2d बराबर 12। अब दो इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो d बराबर 12/2। तो d की वैल्यू अपने पास कितनी आई? 6। d का मान आ गया 6। इस d का मान आप समीकरण 1 के अंदर रख सकते हैं, तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। फिर d की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास केवल a ही बचेगा, तो a का मान आ जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, अपने पास हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16। a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 बराबर 16। a प्लस 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12। a बराबर क्या आ जाएगा? 4। a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। जब a और d पता है तो AP का निर्माण कर सकते हैं। AP का मानक रूप हम जानते हैं, पहले a आता है, फिर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे ये श्रेणी आगे की ओर चलती रहती है। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा? 4। फिर 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10। फिर 4 प्लस 2 गुणा 6 मतलब 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। फिर आएगा 22, और ये ऐसे ही AP आगे की ओर चलती रहेगी। यानी अगर हमें AP का निर्माण करना है तो अपने पास A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, और A और D निकालने के लिए अपने पास दो इक्वेशन हमेशा दी हुई होगी। तो यहाँ पर अपने पास लिखा था तीसरा पद कितना है? 16। तो तीसरा पद 16 लिखा, और तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 2d, तो वो हमने लिख दिया 16। और उसके बाद ये जो कहा गया था वो इंपॉर्टेंट था कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब पांचवें पद में 12 जोड़ेंगे तो अपने पास सातवां पद आएगा। तो पांचवें पद में 12 जोड़ा, कितना आ गया? सातवां पद। और सातवें पद को लिखते हैं a प्लस 6d, और पांचवें को लिखते हैं a प्लस 4d, और प्लस में कितना था? 12। a से a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d किया तो 2d आया। तो d की वैल्यू अपने पास आ गई 6। d का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है, तो a की वैल्यू निकाल दी हमने 4। अब a पता था, d पता था, तो AP का निर्माण कर दिया। पहला पद 4 है, फिर 6 जोड़ते जाना है, तो 4, 10, 16, 22, 28, 34, वैसे AP का निर्माण अपने हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। AP है अपने पास 3, 8, 13, 253। इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के सवाल को हल करने के हमने दो तरीके बताए थे। एक तरीका था वो जिसमें हम क्या करते हैं, AP को ही पलट देते हैं कि इसका जो प्रथम पद है वो अंतिम पद हो जाता है, अंतिम पद है वो प्रथम पद हो जाता है, D का चिन्ह है वो बदल जाता है,
डी प्लस में आ रहा था तो माइनस में, और माइनस में आ रहा था तो प्लस में। और फिर जो पद हम पीछे से निकाल रहे थे वही पद हम कहाँ से निकालना है, आगे से। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से सवाल हल करते हैं। पहला काम करते हैं, एपी को पलटते हैं। एपी को पलटने पर देखना, 3 था, फिर 5 जुड़ा तो 8, फिर 5 जुड़ा तो 13, मतलब 5 5 जुड़ते जा रहे हैं। मतलब 253 कब आएगा, जब किसी संख्या के अंदर 5 जोड़ा जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर 5 जोड़ने पर 253 आता है, तो वो संख्या है 248। 248 कब आएगा, जब किसी संख्या के अंदर 5 जोड़ा जाएगा। तो किसके अंदर 5 जोड़े कि 253 आ जाए, तो वो होगा 243। तो इसके जो आगे वाले पद होंगे वो क्या होंगे, 243, 248 और 253। तो मैं वही संख्या है काम में लेनी है। अंतिम पद प्रथम पद बन जाता है 253, फिर 248, फिर 243। लास्ट में जाकर एपी कहाँ पर खत्म हो रही है, 3 पर। तो जो प्रथम पद था वो तो अंतिम पद बन गया, और जो अंतिम पद था वो प्रथम पद बन गया। अब यहाँ से अगर हम लिखें कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 253। डी की वैल्यू लिखें तो 248 माइनस 253, तो डी बराबर आएगा माइनस का 5। पहले प्लस का 5 था, अब माइनस का 5। देखना, पहले पीछे से बोला था, अब जैसे ही श्रेणी को हमने बदल दिया, जैसे ही हमने एपी को पलट दिया, समांतर श्रेणी को पलटा है, तो अब वो आगे से पद कहलाएगा। पहले जो पीछे से गिनना था, वो कहाँ से गिनेंगे, आगे से। तो इसका अगर हम 20वां पद निकालें तो वो पीछे से ही 20वां होगा। तो 20वां पद A20 तो हो जाएगा A + 19D। ए की वैल्यू कितनी है, 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू -5। 253 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 19 पंजे 95। 253 में से 95 घटाने हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 158। तो इसका जो 20वां पद होगा कितना आएगा, 158। अब ये 20वां पद आगे से नहीं कहलाएगा, ये 20वां पद कहाँ से है, पीछे से 20वां है। मतलब अंतिम पद से 20वां पद कितना आया, 158। तो यही इसका आंसर। करना क्या है, एपी को पलटना है। तो जो प्रथम पद है वो अंतिम पद बन जाता है, अंतिम पद प्रथम पद बन जाता है। लेकिन जैसे ही इस एपी पलटते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो अंतिम पद है इसके आगे वाले में 2-3 पद पहले से ज्ञात करके रखने पड़ेंगे। कि 3 के बाद में 8, फिर 13, मतलब 5-5 बढ़ रहा है। तो 253 कब आएगा, जब 248 होगा पहले, और 248 कब आएगा, जब 243 होगा पहले। मतलब इसके आगे 248 था, फिर 243 था। अब जैसे ही इसको पलटेंगे तो सबसे आगे ये रहेगा, फिर 248, फिर 243, और लास्ट में जाकर कितना आएगा, 3। मतलब प्रथम पद 253, डी का मान कितना आया, -5। अब ए पता है, डी पता है, तो इसका कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब इधर से बोला था पीछे से, लेकिन जैसे ही श्रेणी पलट दी हमने, समांतर श्रेणी को पलटा, तब ये पद कहाँ से कहलाएगा, आगे से। तो इसका आगे से 20वां पद कितना आया, 158। कितना आया अपने पास, 158। अब देखना, दूसरा तरीका ये है कि पहले इस एपी के अंदर पता तो चले कि टोटल पद कितने हैं। जब अंतिम पद से 20वां पद निकाल रहे हैं तो पहले पता तो होना चाहिए कि अंतिम पद कौन से नंबर पर आ रहा है। मतलब पहले तो हमें एन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट हम एपी ये वाली लिखते हैं, एपी को पलटते नहीं हैं, यही रखते हैं, 3, 8, 13, 253। तो इसके लिए जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3। डी की वैल्यू 8 - 3 5, और जो ए एन है वो कितना हो जाएगा, 253। 3 वैल्यू पता है, चौथी वैल्यू एन की है, निकाल सकते हैं। ए एन वाला फॉर्मूला है अपने पास, ए + n - 1 टी। 253 ए की जगह 3 + n - 1
और डी की वैल्यू 5। प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 253 माइनस 3 n माइनस 1 और 5, घटाएंगे तो 250 n माइनस 1 गुणा में 5, 5 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 250 बटे 5 n माइनस 1, ये आ गया 50 n माइनस 1, यानी n बराबर कितना आ गया 51। मतलब इस एपी के अंदर जो 253 है वो 91वें नंबर पे आ रहा है। कौन सा नंबर? 51। मतलब एपी के अंदर टोटल 51 पद है। अब कहा गया है अंतिम पद से 20वां पद। अब अंतिम पद से जो भी पद निकालना होता है उससे हमें एक कम करना होता है। जैसे 20वां पद बोला है तो 20 से एक कम करना है, तो कितना आया? 20 से एक कम किया तो 19, और उसी 19 को इस n के अंदर से घटाना है। जो पीछे से जो पद बोला गया उससे एक कम करना है। मतलब 20 बोला गया था तो 20 से एक कम किया, कितना आया? 19, और उस 19 को हमें किसके अंदर से घटाना है? 51 के अंदर से। अब 51 के अंदर से घटाएंगे 19 को तो कितना आएगा? 32। तो जो पद आगे से 32वां होगा वही पीछे से क्या होगा? 20वां। तो लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद बराबर आगे से 32वां। जो अंतिम पद से 20वां पद है वही आगे से कौन सा पद है? 32वां। तो हमें A32 निकालना है, जो कि होता है A प्लस 31D। तो A की वैल्यू कितनी है? 3। 31 गुणा D की वैल्यू कितनी है? 5। 31 गुणा 5 करते हैं तो 155, 3 ऐड किया तो 158। मतलब 32वां पद कितना आया? 158, और वो की वो वैल्यू अपने यहाँ पर भी आ रही थी। मतलब हमने दो तरीके से सवाल हल किया, दोनों से एक ही मान प्राप्त हुआ। मतलब दोनों तरीके अपने सही है। आप चाहे तो एपी को पलट के भी हल कर सकते हैं, और आप चाहे तो एपी को एज इट इज रखकर भी हल कर सकते हैं। एज इट इज रखते हैं तो हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पीछे से जो पद बोला है उससे एक कम करना है, और पीछे से जो पद बोला है उससे एक कम करने के बाद में क्या करना है? जो टोटल एन की वैल्यू आई है उसके अंदर से उसको घटाना है। पीछे जो मान प्राप्त होता है उसने नंबर वाला हमें पद ज्ञात करना है। समझ में आया? तो अपने पास जो 32वां पद होगा आगे से वही पीछे से 20वां होगा, या फिर एपी को पलटो और फिर आगे से 20वां निकाल दो तो भी कितना आएगा? 158। आपको जो तरीका बेहतर लगता है उस तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं। अगला है आपके पास, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया गया है। चौथा और 8वां पद, चौथा पद प्लस 8वां पद, उनका योग कितना दिया गया है? 24। अब चौथे पद को क्या लिखते हैं? A प्लस 3D, और 8वें पद को क्या लिखते हैं? A प्लस 7D बराबर 24। ऐड करें तो कितना होगा? A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D बराबर 24। अब चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? A प्लस 5D बराबर 24। 2 से काट सकते हैं, 12 बार कट जाएगा, तो ये अपने पास कितना आएगा? A प्लस 5D बराबर 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में कहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इसका छठवां पद प्लस 10वां पद, उनका योग कितना आ रहा है? 44। तो छठवें पद को क्या लिखते हैं हम? A प्लस 5D, और 10वें पद को क्या लिखते हैं? A प्लस 9D बराबर कितना आ जाएगा? 44। A और A को जोड़ा तो कितना आया? 2A। 5D और 9D को जोड़ा तो कितना आया? 14D बराबर 44। देखना 2 इधर भी आ रहा है, मतलब यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा?
ए प्लस 7d और बराबर में कितना है 44, 2 से काटा 22 बार, तो ए प्लस 7d बराबर कितना आ गया 22। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और ए और डी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इधर भी ए है, इधर भी ए है, मतलब ए के गुणांक बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं। समीकरण 2 में से हमें क्या करना है, समीकरण 1 घटाना है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है अपने पास, ए प्लस 7d बराबर 22 और समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 5d बराबर 12। अब घटा रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के चिन्ह बदल देने हैं, प्लस माइनस कैंसल, और 7d में से 5d गया तो 2d और 22 में से 12 गया तो 10, d बराबर कितना आएगा 10/2, d का मान आ गया 5। ए से कैंसिल कर दिया, 7d में से 5d चला गया, 2d बचा, और 22 में से 12 गया तो 10। अब 2 इधर गुणा में था, भाग में भेजा, 10 के अंदर 2 का भाग दिया, तो d बराबर कितना आ गया 5। अब d की वैल्यू निकल गई है तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं। d का मान हम समीकरण 1 के अंदर रखते हैं, समीकरण 2 के अंदर रखेंगे तो भी वैल्यू आएगी। हम समीकरण 1 के अंदर पुट करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 5d बराबर 12, ए प्लस 5 गुणा d की वैल्यू 5 बराबर 12, ए प्लस 25 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 25, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का चिन्ह, और बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 25 में से 12 घटाए तो अपने पास कितना आ गया 13, यानी प्रथम पद कितना आया अपने पास माइनस का 13। अब का इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, मतलब ए ज्ञात करना है, ए प्लस डी ज्ञात करना है, ए प्लस 2d ज्ञात करना है, तो ए तो आ गया अपने पास। अब इसका दूसरा पद मतलब ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू है अपने पास माइनस का 13 प्लस डी की वैल्यू है अपने पास 5, तो ये हमने लिखा -13 प्लस 5। A2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 8। अभी मैं इसका तीसरा पद भी लिखना है, मतलब A3, तो लिखेंगे A प्लस 2d, तो A की वैल्यू कितनी है -13, 2 इंटू डी की वैल्यू 5, तो -13 प्लस 10 कितना आ जाएगा माइनस का 3, यानी प्रथम पद आया इसका हमारे पास माइनस का 13, उसके बाद में दूसरा पद कितना आया माइनस का 8, और तीसरा पद कितना आया माइनस का 3। अब इसका चौथा पद निकालेंगे तो वो आएगा अपने पास प्लस का 2, फिर 5 ऐड करेंगे तो 7, फिर 5 ऐड करेंगे तो 12, और ऐसे ही ये श्रेणी अपने आगे की ओर चलती रहेगी। तो करना क्या है, जो सवाल में दिया था कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो चौथा और आठवां पद लिख दिया और दोनों को ऐड कर दिया। अब चौथे पद को लिखते हैं a+3d और आठवें को लिखते हैं a+7d, दोनों को ऐड किया तो 2a + 10d आया, और इक्वल में कितना हो गया 24, 2 कॉमन लेकर काटा तो अपने पास इक्वेशन बन गई a + 5d बराबर 12। सेम वैसे की वैसे इक्वेशन हमने दूसरे से बनानी है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठा और 10वां पद जोड़ा 44 योग कर दिया, छठे को लिखते हैं a+5d, 10वें को लिखते हैं a+9d और बराबर में 44, वही ऐड करके 2 काट दिया तो अपने पास कितना बचा a+7d बराबर 22। उसके बाद में इस प्रकार के सवाल तो हमने बहुत किए हैं, जब अपने पास 2 इक्वेशन होती है और उनको हल करते हैं और ए और डी का मान निकालते हैं, विलोपन विधि काम में लेनी है, ए से ए कैंसिल करना है क्योंकि गुणांक बराबर है, तो समीकरण 1 में से 2 घटाएं या 2 में से 1 घटाएं, तो ए कैंसिल आउट हो जाता है, डी की वैल्यू बचती है, डी का मान आप समीकरण 1 में रखें 2 में रखें, आपके पास आराम से ए की वैल्यू आ जाएगी।
जब ए पता है, डी पता है, तो एपी का प्रथम 3 पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, थोड़ा बहुत ध्यान से करना है, एक बार स्वयं से जरूर ट्राई करें। अगला सवाल है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया? मतलब उसने स्टार्टिंग में कब काम स्टार्ट किया था? 1995 में। कितने में? 5000 के मासिक वेतन पर। उसके बाद में कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब यहां से अगर हम एपी का निर्माण करना चाहें, अगर यहां से हमें एपी का निर्माण करना है तो देखना, प्रथम वर्ष उसकी मासिक वेतन की बात करें तो कितना था? 5000। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि हुई है, मतलब अगले साल उसका वेतन कितना हो गया? 5200। फिर कितना हो गया? 5400। और लास्ट में जाकर उसका वेतन हो गया है 7000। लास्ट में जाकर उसका वेतन कितना हो रहा है? 7000। मतलब पहले वर्ष 5000, दूसरे वर्ष 5200, फिर 5400 और लास्ट में जाकर वेतन कितना हो रहा है? 7000। यानी यहाँ से अगर ए की वैल्यू लिखें तो कितना आ जाएगा? 5000, क्योंकि प्रथम वर्ष में उसका वेतन था वो कितना था? 5000। अब उसके बाद में हमें सारवंतर ज्ञात करना है, मतलब 5200 में से 5000 घटाने हैं। डी की वैल्यू कितनी हुई हमें? 200, क्योंकि 200 की तो वृद्धि हो रही थी, तो डी का मान कितना आ गया? 200। और अंत में जाकर कितना वेतन हो रहा है उसका? ए एन बराबर दिया हुआ है 7000। केवल ये भाषा लिखी हुई है, इससे अगर आप एपी बना लेते तो सवाल बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर केवल ये कहा होता है कि ये आपके पास एपी है, इसके लिए एन का मान ज्ञात कीजिए, आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि ए का मान पता है, डी का पता है, ए एन का पता है, एन ही तो निकालना है। हम कितने सारे सवाल इस प्रकार से करके आ चुके हैं। तो अगर आपके पास डायरेक्ट एपी दी गई है तो आप सवाल कर सकते थे। आपको यहाँ पर केवल भाषा दी हुई है, तो भाषा से आपको एपी बनाना आना चाहिए। तो भाषा से एपी बनाना सिंपल है कि प्रथम वर्ष कितना है? 5000, फिर 200 के 200 की वृद्धि करते जाओ और लास्ट में जाकर कितना कर देना है? 7000। तो हमने ए की वैल्यू 5000 लिखी, डी की वैल्यू 200 निकाली और ए एन कितना लिखा? 7000। ए एन वाला फॉर्मूला पता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 7000। ए की वैल्यू कितनी है? 5000। एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू है 200। अब 5000 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7000 माइनस 5000, एन माइनस 1 और डी की जगह 200। 7000 में से 5000 गया तो कितना आ गया अपने पास? 2000। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 200। 200 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 2000 बटे 200 एन माइनस 1। 200 से काटा 10 बार, तो एन बराबर कितना आएगा? 10 प्लस 1, एन बराबर 11। मतलब 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन है वो 7000 हो जाएगा। तो 11वें वर्ष में सुब्बा राव का जो वेतन है वो 7000 रुपये हो गया। हमें केवल एपी बनानी थी। एपी के अंदर भी स्टार्टिंग में 5000 दिया गया है, तो 5000 प्रथम पद हो गया, फिर 200 की वृद्धि करते हुए जाना है और लास्ट में जाकर उसका वेतन कितना कर देना है? 7000। ए की वैल्यू लिख सकते हैं, डी की वैल्यू लिख सकते हैं और ए एन की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हमने ए एन वाला फॉर्मूला यूज किया। कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, एन की वैल्यू 11 आई है, यानी 11वें वर्ष में सुब्बा राव की जो वेतन है, मासिक वेतन है, वो कितना हो जाएगा? 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रश्नावली का लास्ट सवाल। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये बढ़ाती गई। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है। एन ज्ञात कीजिए। यहां से भी अगर हम एपी का निर्माण करें
तो कहा गया है कि प्रथम सप्ताह में उसकी बचत कितनी है, 50 रुपये। फिर प्रत्येक सप्ताह वह अपनी बचत के अंदर 17.5 की बढ़ोतरी करती है। मतलब पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये बचाए हैं, अगले सप्ताह वो इस 50 के अंदर 17.5 की बढ़ोतरी करेगी। मतलब 50 के अंदर 17.5 और ज़्यादा ऐड करने हैं, तब अगले सप्ताह वो कितने रुपए बचाएगी, 67.5। उसके अगले सप्ताह वो कितने रुपए बचाएगी, इसके अंदर और 17.5 जोड़ने हैं। 17.5 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे ये 80। और 5 85। मतलब 50 रुपये पहले सप्ताह बचाए, दूसरे सप्ताह कितने बचाए, 67.5। तीसरे सप्ताह में कितने रुपए बचाए, 85। और लास्ट में जाकर उसके पास में जो बचत होती है वो हो जाती है 207.50। हमें यहाँ से n का मान ज्ञात करना है, क्योंकि nवें सप्ताह में जाकर उसकी बचत कितनी हो जाती है, 207.50। आप इसको भाषा के रूप से अगर एपी बनाना चाहते तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रथम सप्ताह बचत बराबर 50 रुपये, द्वितीय सप्ताह बचत 67.5 रुपये, तृतीय सप्ताह बचत 85 रुपये, nवें सप्ताह बचत 207.5 रुपये। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रथम सप्ताह में बचत 50 थी, द्वितीय सप्ताह में 67.5, तृतीय सप्ताह में 85 और nवें सप्ताह में कितनी थी, 207.5। तो यहाँ से एपी क्या बनेगी, 50, 67.5, 85, 207.50। आप इस एपी को यहाँ पर लिख सकते हैं। पचास, 67.5, 85 और 207.5। यहाँ से अगर ए की वैल्यू लिखना चाहे तो कितनी आ जाएगी, 50 की, और डी की वैल्यू लिखनी है तो 67.5 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5। nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी थी, 207.5। लास्ट में तो यही है। यहाँ से अगर हम an वाला फॉर्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1 डी, तो an की जगह कितना आ जाएगा, 207.5, a की जगह 50, n माइनस 1 और डी की जगह 17.5। प्लस का 50 है, उधर जाएगा तो माइनस का, 207.5 माइनस 50 बराबर n माइनस 1 17.5। अब 207.5 में से 50 घटाने हैं तो ये अपने पास आएगा 157.5 बराबर n माइनस 1 17.5। ये 17.5 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, 157.5 घटे में 17.5। पॉइंट हटाया तो नीचे 10, इधर पॉइंट हटाया तो ऊपर, 10 से 10 कैंसल। अपने पास कितना बचा, 1575 घटे 175 बराबर n माइनस 1। अब 1575 के अंदर 175 का हमें क्या देना है, भाग। पाँच से कटता है, 5 या 15, 5 पंजे 25। 5 से काटा, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25।
वापस 5 से कटता है, 5 सते 35, 5 अंक 30, 7 से कटा 9 बार। मतलब अगर 175 का इसके अंदर भाग दे तो पूरा पूरा 9 बार भाग जाता है। कितना? 9 बार, क्योंकि इसके अंदर अगर 175 और ऐड करते हैं तो ये 1750 हो जाता है। 10 बार गुणा करते तो आ जाता है। मतलब इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 9 n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी? 207.5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10वें सप्ताह रामकली की बचत 207.50 हो जाती है। तो सवाल बड़ा सिंपल था। अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से करते हैं, लैंग्वेज से अगर एपी बना ली तो फिर आपके लिए सब कुछ सिंपल हो जाएगा। केवल लैंग्वेज से आपको एपी बनाना आना चाहिए। और यहाँ पर प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचत कही है, मतलब प्रथम पद तो ए आ गया। उसके बाद में हर सप्ताह 17.5 की बढ़ोतरी करनी है। मतलब दूसरे सप्ताह कितना हो जाएगा? 50 के अंदर 17.5 और जोड़ दें, मतलब 67.5, फिर 85। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ता रहेगा। यानी ए की वैल्यू 50 आ गई, डी की वैल्यू 17.5 आ गई, और एनवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाती है? 207.5। मतलब ए एन की वैल्यू भी आ गई। केवल एन कैलकुलेट करना था, इजीली एन कैलकुलेट किया जा सकता है। केवल ये थोड़ा भाग वगैरह देख लेना। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। तो यानी 10वें सप्ताह उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 207.50 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही अपने जो प्रश्नावली 5.2 थी यही पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इनकी एक बार घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियोज़ को एक बार वापस देख सकते हैं और सवालों को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है।